वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप कोई सी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए, बी, सी या डी हो, हम सारे यहाँ पे आपके जो कोर्सेज हैं बिल्कुल आपको मुफ्त में प्रदान करवा रहे हैं। बिल्कुल करेंट कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको केवल इतना करना है कि हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको हमारे जितने भी हमारे डेली के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं और हमारे जितने भी लाइव सेशंस कंडक्ट हो रहे हैं उनका आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। अभी यहाँ पे जून जुलाई में आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है, और हमने आपको पहले से एक बैच स्टार्ट किया था, रेलवे लक्ष्य बैच, जहाँ पे हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो कोर्स है वो कंप्लीट करवाया था। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और रिवीजन के तौर पे भी उन सारी वीडियोस को, सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। वहां पे आपको मैथ्स की, रीजनिंग, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के आपको लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे। यही नहीं बल्कि हम आपके लिए नया फाउंडेशन बैच भी लेके आए हैं, जहाँ पे हम आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बाकी के आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनकी हम आपको यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल जीरो से। मैं प्रकृति पांडे, आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं। एसएससी का भी आपको जो प्लेलिस्ट है वो हमारे आपको चैनल में अलग से अवेलेबल मिल जाएगा। आपको केवल इतना करना है, बस एक काम करना, वो है ये, आपको हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना है। आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जो लोग एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका सितंबर में कैलेंडर आ जाएगा, और जहां तक है कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा पास है और जल्द ही कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं बाकी है, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट करवा चुके हैं। तो आप अपनी तैयारी जो है वो जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए और अपने हैंड रिटन नोट जो है वो खुद बनाइए। जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, प्लीज आपसे दरख्वास्त है कि आप जब एसएससी सीजीएल का जो पेपर देंगे या फिर एमटीएस का या फिर सीएचएसएल का पेपर देंगे, तो उसमें आपकी हिंदी नहीं, आपकी इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो अपने इंग्लिश सब्जेक्ट पर जो है वो ध्यान जो है अपना फोकस करिए और आपके तरफ ध्यान अपना केंद्रित करिए। हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, वो ना ही केवल यूट्यूब बल्कि बाकी जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, चाहे वो फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, हम सब पर अवेलेबल है। तो आप भी हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप हमारे इस चैनल, इस इनिशिएटिव के बारे में जरूर बताइएगा, ताकि वो भी आपके साथ साथ इस फ्री ऑफ कॉस्ट में, आज की टाइम पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसका लाभ उठा सके। तो चलिए बिना किसी डिले के आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। वो है हमारा द यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल टॉपिक पर ऑलरेडी एक लेक्चर करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आज हम ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की रचना यानी कि यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से यूनिवर्स बना था। क्या पहले यूनिवर्स ऐसे एग्जिस्ट करता था जैसे आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। बहुत सारी थ्योरी जो है वो कंडक्ट हुई थी, बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत ही डिटेल में रिसर्च करी थी। किन किन लोगों ने क्या क्या थ्योरी निकाली थी, हम वो भी यहाँ पे देखेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एसएससी सीजीएल जो है वो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट में यानी कि ज्यादा आपको उसमें सब्जेक्टिवली नहीं घुसना है किसी टॉपिक पे, जितना आपका ऑब्जेक्टिवली जो आपका क्वेश्चंस बन सके, केवल उसी पे आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन आपकी एक थ्योरी है, वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी, राइट। बिग बैंग थ्योरी है जो आपकी सबसे मेन है। बाकी और भी जितने भी हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने थ्योरी कंडक्ट करवाई थी, थ्योरी निकाली थी। बहुत से लोगों का, कुछ अलग अलग लोगों का, कईयों का मानना था कि किसी कारणवश ये ब्रह्मांड की रचना हुई। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्स, यानी कि जिसे हिंदी में हम बोलते हैं ब्रह्मांड। The universe is commonly defined as the totality of everything that exists. Now basically ब्रह्मांड एक ऐसी चीज है जहां पे सब कुछ जो है समाहित है, या सब कुछ जहां पे इन्वॉल्व हो जाता है। यूनिवर्स में आपका चाहे सोलर सिस्टम हो, राइट, चाहे वो आपका सोलर सिस्टम हो, सोलर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं सौरमंडल। सोलर सिस्टम में आपका सन हो गया, आपका प्लैनेट्स हो गए, ग्रह हो गए, ठीक है, सूर्य हो गया, मून हो गया, राइट, आपके जितने भी स्टार्स हो गए,
जितने भी गैलेक्सीज हो गई, कॉमेट्स हो गए, मीटेरॉइड्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, ये सारी चीजें जो हैं वो किसमें इंक्लूड है हमारी, ये सारी की सारी जो टॉपिक्स हैं, ये सारी चीजें हमारी ब्रह्मांड में इंक्लूडेड है। जहां पे जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है हमारी फर्स्ट लाइन में, दैट द यूनिवर्स इज कॉमनली डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, यानी कि इस संसार में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, हवा से लेकर, पानी से लेकर, जमीन से लेकर, आकाश से लेकर, इंसान, आप कह सकते हो इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ जो है वो किसके अंडर में आता है, यूनिवर्स के तहत आता है, यूनिवर्स के अंडर में आता है, इंक्लूडिंग ऑल द फिजिकल मैटर एंड एनर्जी, द प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, कंटेंट्स ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस, यानी कि यहाँ पे एक ही गैलेक्सी नहीं, यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सीज हैं तो जो एग्जिस्ट करती हैं। हमारा जो अर्थ है वो मिल्की वे गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है, और ये बात मैं आपको ऑलरेडी सोलर सिस्टम में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा इसको पढ़ने से पहले, ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे सन, प्लैनेट, मून हो गया, ये सारी चीजें जो है हम इसके पहले के लेक्चर में यानी कि सोलर सिस्टम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा बिफोर वॉचिंग दिस सेशन, राइट। अब यहाँ पे जो सारी चीजों की बात की गई है यहाँ पे एवरीथिंग की, तो एवरीथिंग में सभी कुछ आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे वो आपका फिजिकल मैटर हो, यानी कि वो चीजें जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एनर्जी होगी, अब एनर्जी में आपका रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि जो सनलाइट हो जाती है, जो आपकी हाइड्रो एनर्जी होती है, राइट, ये सारी चीजें भी किसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, राइट। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गए, और यहाँ पे गैलेक्सी का सिर्फ एक ही गैलेक्सी से मतलब नहीं है, कई सारी गैलेक्सी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स में। अब उन सारी गैलेक्सीज के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, हम यही कि ये जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, और हमारा जो अर्थ है वो कौन सी गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी में, राइट। एंड द कंटेंट्स ऑफ द इंटरगैलेक्टिक स्पेस, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, यानी कि ब्रह्मांड के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। इससे जो क्वेश्चन है एसएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट है, तो इसे आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन करिएगा, दैट द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है, कॉस्मोस यानी कि यूनिवर्स, और लॉजी का मतलब, लोगोस का मतलब होता है साइंस, यानी कि इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ साइंस अबाउट द यूनिवर्स, राइट। तो नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द यूनिवर्स इज 108 लाइट ईयर्स, तो ये आपका काफी फैक्चुअल पॉइंट है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स यानी कि नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे देख सकते हैं, नजर मार सकते हैं कि जो डायमीटर है यूनिवर्स का वो कितना है, 108 लाइट ईयर्स है। और अगर मैं आपको बता दूं कि स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी होती है, तो वो होती है 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर द बर्थ ऑफ यूनिवर्स एटम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, जब यूनिवर्स आया तो मैंने जैसा कि बोला कि हर एक चीज, चाहे वो आपका फिजिकल मैटर हो, चाहे वो प्लैनेट हो, स्टार्स हो, गैलेक्सीज हो, सब कुछ क्या होता है, इंक्लूड होता है हमारे यूनिवर्स में, इंक्लूड रहता है। तो यूनिवर्स में आपका क्या भी इंक्लूड हो जाएगा, एटम्स, राइट। अब जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि एटम्स क्या होता है, तो साइंस के लेक्चर्स जाके जरूर देखिएगा, वहां पे मैम ने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स और मैटर्स के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा। एटम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, अब यूनिवर्स है, हमारी जो सारी चीजें बनी होती है वो किससे बनी होती है, एटम से बनी होती है, राइट। अब एटम से चीजें बनी हैं, और चीजें कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे एक जाहिर सा पॉइंट है जो बताया गया है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ यूनिवर्स एटम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, जब ब्रह्मांड आया तो ब्रह्मांड के अंदर और क्या क्या आया, हमें देखने को मिला कि एटम जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। विद दीज एटम्स डस्ट एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस फॉर्म, अब इन एटम्स की बदौलत हमको पता है कि एटम्स के थ्रू सब कुछ बना हुआ है, पूरा जितना भी हमारा स्टेट ऑफ मैटर है वो किससे बना हुआ है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हो गए वो किससे बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं। चाहे वो आपके डस्ट पार्टिकल्स हो, चाहे वो आपके गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, किसी भी मैटर ऑफ स्टेट में हो, वो
किसी भी मैटर स्टेट में हो, वो किसके अंडर आते हैं, वो किससे फॉर्म होते हैं, एटम से फॉर्म होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे विद दीज एटम्स डस्ट एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस फॉर्म। इन एटम्स की सहायता से क्या फॉर्म हुआ यूनिवर्स में, डस्ट और गैसियस पार्टिकल्स जो है वो फॉर्म हुए थे। राइट, नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे गैलेक्सी। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही नहीं, कई सारी गैलेक्सीज है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, और यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है। हर एक गैलेक्सी के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हम वो पॉइंट यहाँ पे गैलेक्सी के बारे में देखेंगे। पहला आता है, अ गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स which also contains a large number of gas clouds। अब बेसिकली गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपको कई सारे जो है सैकड़ों क्या मिलेंगे, यहाँ पे स्टार्स मिलेंगे। गैलेक्सी में ना ही केवल स्टार्स बल्कि बाकी जितनी भी आपकी इंटरगैलेक्टिक स्पेस में जितनी भी चीजें मौजूद होती हैं, वो सारी की सारी हमारी गैलेक्सी में प्रेजेंट होती हैं। राइट, विच ऑल्सो कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ गैस क्लाउड्स। अब यहाँ पे गैस क्लाउड्स की बात हो रही है। मैंने बात आपको सोलर सिस्टम जब पढ़ा रहे थे तब भी बताई थी कि जब भी हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, और जब हम वहाँ पे गैस के बारे में पढ़ते हैं, अब बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि गैस यूनिवर्स में तो वैक्यूम होता है, राइट, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, एयर नहीं है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे गैस कैसे एग्जिस्ट करती है। तो हम आपको पे बता दें कि वहाँ पे केवल दो जो आपकी मेन गैसेज जो एग्जिस्ट करती हैं, एक हो गया हमारा हाइड्रोजन गैस और दूसरा है हमारा हीलियम। राइट, ये दो गैसेस से क्या बनते हैं, हमारे प्लैनेट्स भी बने हुए हैं बहुत सारे। जब आप सोलर सिस्टम टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किससे फॉर्म हुए हैं, वो गैसेस या डस्ट पार्टिकल से फॉर्म हुए हैं। और जब गैसेस की बात होगी तो गैसेस में बेसिकली या मेनली कौन से गैसेस की बात होगी, वहां पे हीलियम और हाइड्रोजन गैस की बात करी जाएगी। राइट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ गैस क्लाउड जो है वो हमको देखने को मिलता है गैलेक्सी में, जिसमें से मेनली आपका कौन सा है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस है। राइट, एंड डस्ट आइसोलेटेड इन स्पेस फ्रॉम सिमिलर सिस्टम। गैलेक्सी में ज्यादातर जितने भी हमारे जैसे कि स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, वो किससे बने हैं, डस्ट पार्टिकल से और गैसियस क्लाउड से। यहाँ पे गैसियस क्लाउड यानी कि आपका हाइड्रोजन और हीलियम। There are about 100 billion galaxies। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ एक ही गैलेक्सी एग्जिस्ट नहीं करती यूनिवर्स में, सैकड़ों गैलेक्सी जो है वो एग्जिस्ट करती है। राइट, सो देर आर अबाउट 100 billion galaxies in the universe and each galaxy has on an average 100 billion stars। अब हर गैलेक्सी में सैकड़ों स्टार्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। राइट, यानी कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे 100 बिलियन गैलेक्सीज की बात हो रही है, यानी कि सैकड़ों गैलेक्सी के अंदर भी सैकड़ों जो स्टार्स हैं वो मौजूद रहते हैं, जो किससे बने होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स और गैसियस क्लाउड से बने होते हैं। So the total number of stars in the universe is 1022 stars। अब बेसिकली यहाँ पे आपको यहाँ पे एक एस्टिमेशन बताई गई है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया है। ठीक है, ये सिर्फ एक अंदाजा एक स्टडी के थ्रू पता लगा है। जैसा कि यहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 बिलियन गैलेक्सीज है, यानी कि 1011 गैलेक्सीज हैं, और उन 100 बिलियन गैलेक्सीज के अंदर 100 बिलियन स्टार्स यानी कि 1011 स्टार्स हैं। तो अगर टोटल नंबर किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे कितने स्टार्स मौजूद है, 1022 स्टार्स हैं। राइट, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि किसी ने यहाँ पे जाके गिने नहीं है बैठ के कि टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं। दिस इज जस्ट एन एस्टिमेशन, ये सिर्फ एक अंदाजा है जो आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि लगभग आप मान के चलिए कि इतने जो तारे हैं वो हमें ब्रह्मांड में देखने को मिलते हैं। द मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ द अर्थ and our solar system and it is spiral in shape। Okay, ये बात मैं आपको सोलर सिस्टम में भी बता चुकी हूँ, और ये पॉइंट मैंने आपको से पहले भी बताया था दैट हमारी जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ प्लैनेट है और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी में है, वो दैट इज इन दी मिल्की वे गैलेक्सी। राइट, और ये कौन से शेप में है, स्पाइरल शेप में। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल्की वे गैलेक्सी के शेप के बारे में भी बताया गया है। तो आप इसे अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा दैट द शेप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पाइरल। राइट, नेक्स्ट
मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फॉर्म 5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी। अब यहाँ पे बिग बैंग में आपको बता दूं कि ये एक थ्योरी है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, राइट, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी जो है, इस नाम से एक बहुत ही फेमस सीरीज भी है, राइट, बिग बैंग थ्योरीज है। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज वॉच करिएगा, कई सारे आपको सीजन जो है वो अवेलेबल मिलेंगे, या तो आप देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज। कॉमिक है, राइट, और काफी मजा भी आएगा। इट इज बेसिकली नाम से पता लगता है दैट इट इज बेस्ड ऑन साइंस फिक्शन, इट्स अ साइंस फिक्शन बट नॉट वेरी मच साइंस फिक्शन, राइट। वहां पे उसमें वीएफएक्स और इन सब चीजों का ज्यादा यूज नहीं किया गया है, बट इट्स अ वन टाइप वॉच सीरीज है, सो प्लीज डू वॉच इट, राइट, काफी मजेदार सीरीज है। मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फॉर्म 5 बिलियन ईयर्स अगो, या कितने साल पहले बनी थी? 5 बिलियन पहले, 5 बिलियन पहले बनी थी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। हम फिर से बता दें दैट दिस इज जस्ट एन एस्टिमेशन, यानी कि ये सिर्फ एक अंदाजा है, ठीक है। अभी बनी किस थ्योरी के बाद थी? बिग बैंग थ्योरी के बाद बनी थी, यानी कि हम जब बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद ही यहाँ पे ये अंदाजा लगाया गया था कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो कितने साल पहले बनी थी, 5 बिलियन ईयर्स अगो। द फर्स्ट पर्सन टू सी दिस गैलेक्सी वाज गैलीलियो गैलीली। तो जिस पर्सन ने इसको खोज करी थी, या द फर्स्ट पर्सन टू सी दिस गैलेक्सी वाज गैलीलियो गैलीली, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेटेस्ट नोन गैलेक्सी इज ड्वार्फ गैलेक्सी। अभी अब जो साइंटिस्ट हैं, जो जैसे हमारे इसरो हो गए, नासा हो गए, वो क्या करते हैं कि वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो कैरी ऑन करते रहते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं, बहुत सारी रॉकेट्स लॉन्च करते हैं टू स्टडी अबाउट दी मून एंड ऑल। जैसे मून के बारे में पढ़ने के लिए चंद्रयान 1, 2, 3 लॉन्च किया गया था, राइट। फिर सन की स्टडी के लिए एक आदित्य मिशन करके भी लॉन्च किया गया था टू स्टडी द सन। अब सन पर लैंडिंग करना तो पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करता है कि सन के इर्द गिर्द घूमता है वो, और जितनी भी उसको इंफॉर्मेशन या जितना भी वो ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास डायरेक्ट आके यहाँ पे बैठ जाता है। जैसे मार्स के ऊपर भी मंगलयान जो भेजा गया था टू स्टडी अबाउट दी मार्स। तो प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी करते हैं, राइट। तो इसी तरह यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कैरी किया गया, और जो लेटेस्ट गैलेक्सी के बारे में हमें पता चलता है वो है हमारी डॉर्फ गैलेक्सी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थॉट, यूनिवर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, नेमली एटमॉस्फेयर एंड स्पेस। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर यानी कि इनसाइड ऑफ अर्थ की बात करी जा रही है, ठीक है, यानी कि जितना पोर्शन अर्थ के अंडर में आता है हम उसको एटमॉस्फेयर की कैटेगरी में रखते हैं, एंड द पोर्शन विच कम्स आउटसाइड, जहां पे अर्थ की लिमिट खत्म हो जाती है, एंड एज सून एज वी कम आउट ऑफ द अर्थ प्लैनेट और हमको स्पेस दिखने लगता है, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पेस में, स्पेस की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है दैट अकॉर्डिंग टू द modern thought, universe can be classified into 2 parts, that is the atmosphere and space, right? Now, origin of the universe is explained by the Big Bang theory, right? And formulated and proposed by the Belgian Roman Catholic priest, physicist, astronomer, cosmologist George Lemaître. This is a very important point. अब यहाँ पर जो यूनिवर्स कैसे बना था ये किसमें एक्सप्लेन किया गया है, कौन सी थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है? ये बिग बैंग थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज एक्सप्लेन बाय द बिग बैंग थ्योरी, राइट। तो बिग बैंग थ्योरी में हमको यहाँ पे अपना जो ब्रह्मांड है यानी कि जो यूनिवर्स है वो कैसे फॉर्म हुआ था उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये जो थ्योरी है वो किसने फॉर्मुलेट करी थी या किसने प्रपोज की थी? और जिन्होंने प्रपोज की थी वो थे हमारे जॉर्ज लेमेटेर, जो कौन थे? एक बेल्जियम रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे, उसके साथ साथ वो एक फिजिसिस्ट भी थे, एक एस्ट्रोनॉमर भी थे और कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे, राइट। एंड्रोमेडा इज आवर नियरेस्ट गैलेक्सी। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो लेटेस्ट गैलेक्सी के बारे में हमें पता चला उसका नाम है डॉर्फ गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी के पास जो एक गैलेक्सी पाई गई है उसका नाम है एंड्रोमेडा,
राइट। सो यहाँ पे दो डिफरेंट पॉइंट्स है जिसको हम याद रखेंगे और बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये दो पॉइंट पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको दो अलग अलग चीजें बताई गई हैं। ये यहाँ पर जो डॉर्फ गैलेक्सी है ये क्या है, ये लेटेस्ट गैलेक्सी यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट कैरी किया गया था या फिर जो रिसर्च की गई, एक्सप्लोर जो भी जितना भी किया गया उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे पता लगता है कि आपकी जो लेटेस्ट नोन गैलेक्सी है जिसके बारे में हमें लगा पता, उसका नाम है डॉर्फ गैलेक्सी। एंड एंड्रोमेडा जो है वो हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल नियरेस्ट गैलेक्सी पाई गई है, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी के पास में कौन सी गैलेक्सी पाई गई है, दैट इज एंड्रोमेडा, राइट। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पढ़ते हैं द बिग बैंग थ्योरी के बारे में। द बिग बैंग थ्योरी, all the matter in the universe was originally a concentrated lump called primeval atom. Okay, तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को कि पहला हमारा जो पॉइंट है बता रहे हैं कि जो एटम है, ये जो यूनिवर्स है, राइट। अब यूनिवर्स में एक छोटा सा यहाँ पे एक डॉट ले लेते हैं और ये हमारा जो डॉट है इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एटम कंसिडर करेंगे। सो दिस इज आवर एटम। और ये क्या हुआ था, एक दिन एक्सप्लोड हो गया था, और जब ये एक्सप्लोड हो गया था तो क्या बन गया, यूनिवर्स। यूनिवर्स फॉर्म हो गई थी, यही बेसिकली एक्सप्लेन किया गया इस थ्योरी में। सो ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वाज ओरिजिनली अ कंसंट्रेटेड लम्प। तो बेसिकली जितना भी हमारा जो यूनिवर्स का जितना भी मैटर है वो पहले क्या था, एक टाइनी सा एटम था, दैट वाज ओनली जस्ट अ कंसंट्रेटेड लम्प, यानी कि एक टाइनी सी एटम थी, दैट्स इट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम प्राइमेरियल एटम के नाम से भी जानते हैं। दैट कॉन्सेंट्रेटेड लम्प यानी कि वो छोटा सा एक जो दाना होता है ना, एक छोटा सा जो दाना था जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमेरियल एटम के नाम से जानते हैं। बिग बैंग वाज एन एक्सप्लोजन दैट अकर्ड इन 13.798 बिलियन ईयर्स अगो। जैसा कि बताया कि एक एक्सप्लोजन हुआ और जब ये एटम फटा तो क्या फॉर्म हुआ, यूनिवर्स फॉर्म हो गया, राइट। उसी को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ठीक है। और जब ये इतने छोटे से फॉर्म में था उसको हम प्राइमेरियल एटम के नाम से जानते हैं, ठीक। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स एंड अदर कॉस्मिक बॉडीज। तो जब ये छोटा सा जो एटम था ये जब एक्सप्लोड हुआ तो एक्सप्लोड होने के बाद ये बहुत सारी गैलेक्सीज हो गई या बहुत सारे हमारे जो स्टार्स हो गए उसमें फॉर्म हो गया, ठीक है। Since then all the galaxies have been flying away from one another causing expansions of the universe. अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारी जो गैलेक्सीज है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है कि हमारी जो गैलेक्सी है, हमारे जितने भी स्टार्स हैं वो किससे बने हुए हैं, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस क्लाउड्स। और गैसेस क्लाउड्स में कौन कौन से गैसेस आते हैं, हाइड्रोजन बेसिकली, और मेनली है आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, राइट। अब यहाँ पर चूंकि गैसेस है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमने जैसा कि स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा है कि हमारे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो एटम्स होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं, ठीक है, फार अपार्ट होते हैं और वो स्टेबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, दे आर नॉट एट ऑल स्टेबल। तो क्या करते हैं कि वो यहाँ से रैंडम ऐसी जो है वो एक्सप्लोर करते रहते हैं, यानी कि मूवमेंट उनका जो है वो बराबर चलता रहता है एटम्स का। तो ये जो गैलेक्सीज हैं, जो हमारे जो स्टार्स और गैलेक्सीज हैं जो डस्ट पार्टिकल्स और गैसियस क्लाउड से बनी हुई हैं, ऑफ कोर्स जब हम इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये गैसियस फॉर्म में है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो गैसियस एटम्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं और वो लगातार जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं। वैसे ही जितनी भी जो गैलेक्सीज फॉर्म हुई थी ये टी तब से बनने के बाद जो क्या थी वो एक्सप्लोर कर रही थी, यानी कि यहाँ से वहां उड़ रही थी या फिर जा रही थी, राइट, फ्रॉम वन अनदर कॉजिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड होता चला गया और इतना बड़ा जो है वो यूनिवर्स में जो है वो फॉर्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम देखते हैं थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, राइट। तो यहाँ पे थ्योरी और वो थ्योरी के प्रपाउंडर यानी कि वो थ्योरी के फॉर्मुलेट किसने किया था, उस थ्योरी को पढ़ के किसने हमारे सामने लाके रखा था, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है जो हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि द बिग बैंग थ्योरी जो किसने दिया था, जॉर्ज लेमेटेयर ने, राइट। देन कम्स द स्टेडी स्टेट थ्योरी
which was given by Thomas Gold and Hermann Bondi. Then comes pulsating universe theory, which was given by Dr. Alan Sunday's, and inflationary theory, which was given by Alan H. Guth. तो यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो पूछ सकता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी। एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसने दिया था, जॉर्ज लेमेटेयर में। जॉर्ज लेमेटेयर वाज आल्सो अ रोमन कैथोलिक प्रीस्ट एंड along with that he was a physicist, astronomer and cosmologist, right? Then comes the steady state theory, which was given by Thomas Gold and Hermann Bondi. Then comes pulsating universe theory, which was given by Dr. Alan Sunday's. Okay, it's actually Sunday's. I'll pronounce it Sunday's, right? Then comes inflationary theory, which was given by Alan H. Guth. राइट, अब आप लोग कुछ लोग इसे गुथ बोलो या गथ बोलो, आई प्रोनाउंस इट गथ एंड ऑल्सो आई प्रोनाउंस इट संडीज, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी बेसिकली बताती है दैट द बॉन्डी, गोल्ड एंड फ्रेड होयले developed this theory and states that although the universe is expanding, it nevertheless changes its appearance over time and it has no beginning and the end. तो हमारा बिग बैंग थ्योरी में जैसा कि हमने पढ़ा था कि बिग बैंग थ्योरी में बताती है जो टाइनी सा एटम था जिसे हम प्रिमिवियल एटम के नाम से जानते हैं, छोटा सा टुकड़ा था जो क्या हुआ कि वो एक्सप्लोड हो गया, और एक्सप्लोड होने के कारण क्या हुआ कि जब वो एक्सप्लोड हुआ तो उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज और स्टार्स जो है वो फॉर्म हुए। और चूंकि हमें पता है कि जो गैलेक्सीज और स्टार्स हैं वो बने होते हैं हमारे डस्ट पार्टिकल्स और गैशियस क्लाउड से, तो वो एक्सपैंड होते चले जा रहे थे। तो बिग बैंग थ्योरी का मतलब है कि जो हमारे यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपैंड होती चली जा रही है। बट यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज द स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये लोग जो यहाँ के प्रोपाउंडर हैं बॉन्डी, गोल्ड एंड फ्रेड होयले, ये यहाँ पे बताते हैं या फिर स्टेट करते हैं कि जो यूनिवर्स है ये एक्सपैंड तो कर रहा है, लेकिन एक्सपैंड होने के बावजूद भी ये अपना जो अपीयरेंस है वो चेंज नहीं कर रहा है। यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है यूनिवर्स की, जो फिजिकल एक्सक्यूज मी अपीयरेंस है यूनिवर्स का, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यूनिवर्स का ना तो बिगिनिंग है और ना ही क्या है इसका एंड है, यानी कि ना आदि है ना अंत है, राइट। तो यूनिवर्स का ना तो हम बिगिनिंग पॉइंट देख सकते हैं और ना ही एंडिंग पॉइंट देख सकते हैं, यानी कि ये एंडलेस है, हमारा जो यूनिवर्स है वो एंडलेस है, राइट। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी द पल्सेटिंग थ्योरी। So according to this theory, the universe is supposed to be expanding and contracting alternatively. अब इनके महाशय के हिसाब से ये है कि हमारी जो यूनिवर्स है यानी कि जो ब्रह्मांड है वो एक टाइम पे एक्सपैंड और एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए, ठीक है, इनके हिसाब से, जैसा कि इनका मानना है। इसीलिए जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा तो उसको मतलब क्या बोलेंगे, पल्सेटिंग। तो इसी के नाम पर इस थ्योरी का नाम दिया गया है, दैट इज द पल्सेटिंग थ्योरी। यानी कि जो यूनिवर्स है उनके अकॉर्डिंग एक टाइम पे एक्सपैंड करनी चाहिए, दूसरे टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए, राइट। एट प्रेजेंट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, और इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो क्या कर रहा है, वो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग कुछ टाइम बाद जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, सिकुड़ना चाहिए, और एक्सपैंड का मतलब फैलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्स बेसिकली क्या होते हैं, दैट सम सेलेस्टियल बॉडीज दैट हैव देयर हीट एंड लाइट आर टर्म्ड एज स्टार्स। यानी कि वो सेलेस्टियल बॉडीज जो अपनी खुद की लाइट और हीट जो है वो एमिट करती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, हम किस नाम से जानते हैं, हम उनको स्टार्स या फिर तारों के नाम से जानते हैं, ठीक है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। हमारा जो सन है वो भी स्टार है। क्यों? क्योंकि सन जो है वो खुद की अपनी लाइट और हीट जो है वो एमिट करता है, इसीलिए सन को किस कैटेगरी में रखा गया है, लाइट स्टार्स की कैटेगरी में रखा गया है। Stars are made up of vast clouds of hydrogen and helium gas and dust particles. हमारे जो स्टार्स हैं वो किससे बने हुए हैं, डस्ट पार्टिकल से और गैशियस क्लाउड से। यहाँ पे गैशियस क्लाउड्स यानी कि हमारे जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस है उससे हमारे स्टार्स जो है वो बने हुए हैं। अगर एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन देखी जाए तो बेसिकली स्टार्स क्या है, दे आर दी
They are made up of hot burning gases which emit their own light and heat, right? And the celestial bodies which emit their own heat and light, they are termed as stars, right? The brightest star is Sirius. तो हमारा जो गैलेक्सी में, जो हमारा स्काई में जो ब्राइटेस्ट स्टार है, यानी कि वो स्टार जो बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा चमकदार है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है यहाँ पे साइरस, राइट? ऑल्सो नेम्ड एज डॉग स्टार, और इसको किस नाम से जानते हैं? डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। एंड द मोस्ट नियर बाय टू द अर्थ इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और पृथ्वी के पास में जो सबसे नजदीकी तारा है, जो सबसे नियरेस्ट स्टार है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अपने नोट्स में मेंशन जरूर कर लीजिएगा, इससे यहाँ से क्वेश्चन जो है वो जरूर उठा सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्काई का, हमारे गैलेक्सी का, या फिर हमारे जो स्काई का जो ब्राइटेस्ट स्टार है, यानी कि वो स्टार जो सबसे ज्यादा चमकदार है, वो कौन सा है? वो है हमारा साइरस, राइट? और उसको किस नाम से जानते हैं? डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। एंड द मोस्ट नियर बाय टू द अर्थ इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और हमारी पृथ्वी के पास जो सबसे नजदीकी तारा है, यानी द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज नोन एज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, राइट? नेक्स्ट, स्टार्स आर बिल्ट फ्रॉम क्लाउड्स ऑफ इंटरस्टेलर गैसेस एंड डस्ट। अब यहाँ पे इंटरस्टेलर गैसेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस की बात हो रही है, ठीक है? दीज क्लाउड्स आर मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि मेजॉरिटी में आप देखें तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। द बिगर द स्टार इज द शॉर्टर इट्स लाइफ इज, यानी कि जितना बड़ा तारा होगा उतनी ही कम उसकी क्या होगी? लाइफ स्पैन होगी, ठीक? At an age of 4.5 billion years, our sun is moderately middle age. तो यहाँ पे बेसिकली सन की एज बताई गई है, विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमारे लिए ये 3 पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला है हमारा, द स्टार्स आर बिल्ड फ्रॉम क्लाउड्स ऑफ इंटरस्टेलर गैसेस एंड डस्ट। डस्ट से यहाँ का मतलब है डस्ट पार्टिकल से बने हुए हैं, और किससे बने हुए हैं? हमारे गैसेस से बने हुए हैं। गैसेस में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि गैसेस में कौन सी 2 गैसेस हैं, दैट इज हीलियम और हाइड्रोजन। These clouds are mostly of hydrogen gases, यानी कि इसमें हाइड्रोजन गैस की जो आप देख सकते हैं क्वांटिटी या फिर प्रोपोर्शनैलिटी वो सबसे ज्यादा है, ठीक है? एंड द बिगर द स्टार इज द शॉर्टर इट्स लाइफ इज, यानी कि जितना बड़ा तारा होगा उसकी लाइफ स्पैन उतनी ही ज्यादा कम होगी, राइट? नेक्स्ट आता है यहाँ पे सुपरनोवा, डेथ ऑफ स्टार। ये नाम है एक स्टार का जिसे हम सुपरनोवा के नाम से भी जानते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? डेथ ऑफ स्टार के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं कि क्या है। दिस हैपेंस व्हेन न्यूक्लियर फ्यूजन कैन नो लॉन्गर हैपन इन द कोर। ये सुपरनोवा एक स्टार है, ठीक है, जो आगे चल के खत्म हो जाता है, एग्जिस्ट नहीं कर पाता है ज्यादा टाइम तक, या बन नहीं पाता है गैलेक्सी में। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टेक प्लेस नहीं कर पाते हैं, राइट? कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम यहाँ पे टेक प्लेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है? और द हेवीएस्ट एलिमेंट दैट कैन बी फॉर्म्ड इन अ स्टार इज आयरन, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सा यहाँ पे एटम फॉर्म, यहाँ पे एलिमेंट फॉर्म होता है, आयरन एलिमेंट जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है? और ये सबसे ज्यादा हेवीएस्ट एलिमेंट है स्टार पे। हमें पता है कि स्टार किससे बने हुए हैं, हमारे जो स्टार है वो डस्ट पार्टिकल्स और हमारे गैस क्लाउड से बने हुए हैं। गैस क्लाउड में भी जो 2 गैसेस हैं वो बहुत ही हल्की गैसेस हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, राइट? और जो कि काफी ज्यादा हल्की होती है। अब इतने हल्के हल्के पार्टिकल्स और एटम से बने होते हैं स्टार्स, उसमें से ये हेवीएस्ट मेटल एलिमेंट अगर आ जाएगा तो ऑब्वियसली की बात है कि ये जो एनर्जी होती है उतनी ज्यादा नहीं होती है कि हमारा जो आयरन एलिमेंट है वो किसी और पार्टिकल से, एटम से कंबाइन करे। इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो टेक प्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है? There isn't enough energy for the iron atom to combine with any other atom, that is with the gases like hydrogen, helium and dust particles, right? यहाँ पे यही चीज बताई गई है, जिसके कारण क्या होता है that once this point is reached, the core will contract and the outer parts will explode and send out to shock wave.
जिसके कारण क्या होगा, चूंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस नहीं होगा, जो हमारा आयरन एलिमेंट है उसके एटम्स को कोई और एटम नहीं मिलेगा कंबाइन होने के लिए, तो क्या होगा कि जो कोर के अंदर ये जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा कि जो आउटर पार्ट होता है कोर का वो एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक है। दैट एक्सप्लोजन इज कॉल्ड सुपरनोवा, और इसी एक्सप्लोजन को हम किस नाम से जानते हैं, सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। सुपरनोवास कैन बी अ बिलियन टाइम्स एज ब्राइट एज द ओरिजिनल स्टार। अब जो ओरिजिनल स्टार है उससे कई गुना ज्यादा जो ब्राइट है वो कौन सा रहता है, सुपरनोवा रहता है। जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज एक्सप्लोड होगी तो वो ज्यादा अपनी हीट और लाइट को एमिट करेगी, यानी कि उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो ज्यादा होगी। इसलिए यहाँ पे यही चीज बताई गई है दैट सुपरनोवा कैन बी अ बिलियन टाइम्स एज ब्राइट एज द ओरिजिनल स्टार, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टलेशन क्या होता है, दे आर दी क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ठीक। यहाँ पे जो कॉन्स्टलेशन है वो क्या होते हैं, दे आर दी क्लस्टर ऑफ स्टार्स दैट अपीयर इन द स्पेसिफिक फॉर्म। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ स्टार्स का मतलब है कि जो तारे होते हैं उनका जमावड़ा या फिर गुत्था कह सकते हो। जब स्टार्स जो है जो पास में आते हैं और पास में आने के बाद वो कोई एक स्पेसिफिक फॉर्म जो है वो उसका शेप लेते हैं। वो जो शेप है वो किसी का भी ले सकते हैं, चाहे वो एक एनिमल हो, राइट, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट हो। जब हम छोटे हुआ करते थे, अब आज के टाइम पे तो उतना पोल्यूशन हो गया है कि आज के टाइम पे हम लोग को स्टार्स जल्दी नजर नहीं आते हैं स्काई में। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। बट व्हेन वी वर यूज्ड टू बी स्मॉल, लाइक ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड, हम लोग क्या करते थे कि हम लोग को छत पे तारे जो थे वो अच्छे से टिमटिमाते हुए नजर आते थे। तो जितने भी आसपास के, जितने भी आप देखोगे कि पास पास में जो तारे होते थे उनको जोड़ जोड़ के, अगर हम, भाई ये इमेजिनेशन होता था, राइट, अगर हम उनको डॉट बाय डॉट जैसे ज्वाइन करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकती हूँ। जैसे यहाँ पे एक स्टार है, फिर यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब यहाँ से एक को यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे कर करके जोड़ते जोड़ते क्या होता है कि वो किसी स्पेसिफिक फॉर्म जो है वो ले लेता है। यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्म का मतलब है कि कोई सा भी, चाहे आप कह लो कि ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, फिर चाहे वो एनिमल हो, ठीक है, कोई सा भी बीइंग हो, किसी भी ऑब्जेक्ट और एनिमल का जो है वो शेप ले लेता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। सो देयर आर टोटल ऑफ 88 कॉन्स्टलेशंस ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन द गैलेक्सी। तो हमारे यहाँ पे टोटल कितने कॉन्स्टलेशंस को रिसर्च करी गई है, 88 कॉन्स्टलेशंस जो है वो पाए जाते हैं हमारी गैलेक्सी में। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टलेशंस आर नेम्ड आफ्टर द नेम्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। अब बहुत से ऐसे कॉन्स्टलेशन हैं जिनका नाम जो है वो बहुत सारे हमारे जो भगवान हैं उनके नाम पर रखा गया है, ठीक है, देवी देवताओं के नाम पे। IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ऑफिशियली लिस्टेड अराउंड 88 कॉन्स्टलेशंस इन देयर लिस्ट 1930। एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पे जो 88 कॉन्स्टलेशन की बात हो रही है, ये हमारी IAU ने कब लिस्ट में शामिल किया था, 1930s में शामिल किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। द उर्सा मेजर हमारा एक कॉन्स्टलेशन है, इट्स अ टाइप ऑफ अ कॉन्स्टलेशन। देखते हैं कि बेसिकली क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट बियर एंड द बिग डिपर। तो यहाँ पे आप देखोगे, हमने बचपन में भी इस बारे में पढ़ा है कि एक बियर का जो शेप है वो एक कॉन्स्टलेशन फॉर्म करता है, एक बहुत ही बड़े बियर का, और एक होता है बहुत ही छोटे बियर का। तो जो छोटा बेयर होता है उसको हम उर्सा माइनर के नाम से जानते हैं, और जो द ग्रेट बेयर या फिर बिग डिपर का जो शेप है वो फॉर्म करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज यूजुअली विजिबल एज द बेयर। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो आप देखेंगे कि उसको किस शेप में देखा जाता है, बेयर के फॉर्म में नजर आता है। इट इज द लार्जेस्ट नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन, यानी कि ये हमारा लार्जेस्ट क्या है, नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन है पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यानी कि हमारे पूरे उत्तरी गोलार्ध में क्या है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन है। कौन सा, उर्सा मेजर, जो किस फॉर्म में नजर आता है हमें, ग्रेट बेयर या फिर बिग डिपर के फॉर्म में नजर आता है। इट इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई।
राइट, ये हमारे क्या है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप करूंगी कि फर्स्ट और सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन का आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट देन कम्स द उर्सा माइनर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेजर है तो बड़े बियर के फॉर्म में दिखता है और माइनर है तो छोटे बियर के फॉर्म में दिखता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द लिटिल बियर। ठीक है, it was one of the 48 constellations that were listed by the Ptolemy in the early 2nd century. It has been very important for mariners to navigate their pathways in the seas. अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारी ऐसी जो प्लेसेस थी जो एक्सप्लोर नहीं हुई थी और लोगों के पास एक प्रॉपर मैप नहीं था, राइट, तो वो क्या करते थे कि वो नेविगेट कैसे करते थे, यानी कि उनको डायरेक्शंस के बारे में कैसे पता लगता था। तो पहले के टाइम पे लोग आसमान में देख के ही डायरेक्शंस का पता लगाते थे, सौर मंडल में देख के, यानी कि सोलर सिस्टम में देख के जो डायरेक्शंस है उसका पता लगाते थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तारों को देखकर, स्टार्स के थ्रू क्या है, डायरेक्शन का पता चलता था। ठीक, जून इज द बेस्ट मंथ टू सी द उर्सा माइनर इन द नॉर्दर्न स्काई। अब अगर हमें उर्सा माइनर को देखना हो, राइट, नॉर्दर्न स्काई में देखने को मिलेगा, तो उसके लिए बेस्ट मंथ कौन सा है, उसके लिए बेस्ट मंथ है वो है हमारा जून। राइट, नेक्स्ट फिर आता है ओरियन। यहाँ पे ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, हमारे कॉन्स्टलेशन है। राइट, इट इज ऑल्सो नोन एज द हंटर एंड कॉल्ड द लाइट ऑफ द हेवेंस। किस नाम से जाना जाता है, हंटर या फिर लाइट ऑफ द हेवेंस के नाम से जाना जाता है। इफ यू आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लुक एट द साउथ वेस्ट स्काई। अगर आप उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, राइट, तो उससे आप किस डायरेक्शन में देखेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट स्काई की तरफ देखेंगे, यानी कि दक्षिण पश्चिमी दिशा की योर आकाश में देखेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ओरियन देखने को मिलेगा। इफ यू आर इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, देन लुक एट द नॉर्थ वेस्टर्न स्काई। अब यहाँ पे ऑपोजिट हो गया है कि अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो आप कौन सी डायरेक्शन में देखोगे, आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन, आप साउथ वेस्ट स्काई की तरफ देखोगे। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं तो आप कौन सी डायरेक्शन में देखेंगे, तब आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट स्काई की डायरेक्शन में देखेंगे। बट अगर आप इक्वेटर या फिर इक्वेटर के पास में रह रहे हैं तो आप किस साइड देखेंगे, तो आप वेस्टर्न साइड में, यानी कि वेस्टर्न आकाश की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको ओरियन देखने को मिलेगा। इफ यू आर एट द इक्वेटर, वही सेम पॉइंट यहाँ पे बताया गया जो हमने आपको अभी भी बताया गया है। यहाँ पे डायरेक्शन का जरा ध्यान रखिएगा कि जो ओरियन है वो हमें कौन से डायरेक्शन में, कौन से हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट 2 पॉइंट में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये ऑपोजिट है, और अगर इक्वेटर या फिर नियर इक्वेटर है तो हमें सिर्फ वेस्टर्न साइड देखने की जरूरत है, यानी कि यहाँ पर जो वेस्टर्न डायरेक्शन है वो मेन है। तो इससे ये पता लगता है कि हमें जो ओरियन कॉन्स्टलेशन है वो हमें बेसिकली कौन से साइड में देखने को मिलेगा, वेस्टर्न डायरेक्शन या फिर वेस्टर्न स्काई में देखने को मिलेगा। ठीक, फिर आता है लियो मेजर। Ptolemy discovered this in the early 2nd century. The constellation may be seen from January to June in the northern hemisphere. जहाँ अब northern hemisphere में हमें कौन से मंथ में देखने को मिलता है ये constellation, that is from January to June, right? And it is the 12th largest constellation in size. हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है होमवर्क में कि फर्स्ट और सेकेंड कॉन्स्टलेशन कौन से हैं, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। तो यहाँ पे आपका यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मजा आई होगी पढ़ने में और अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मजा आया पढ़ाने में। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा जरूर, ताकि एंड टाइम पे जब आप रिविजन करने बैठे तो चीजें जो है वो आपको अच्छे से रिकॉल हो जाए। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको एटलस की, मैप की जरूरत नहीं है, ठीक है, या आपका जो यूनिवर्स और सोलर सिस्टम का जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। सोलर सिस्टम का जो पार्ट है वो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की एक अलग से प्लेलिस्ट है हमारे परीक्षा जंक्शन चैनल पर, यूट्यूब पर, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे नए टॉपिक के साथ आऊंगी और मिलूंगी वहाँ पे आके, और तब हम नए टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, राइट। तो आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, हमारा भी आपको सपोर्ट जो है वो 100% मिलता रहेगा। और अगर कोई भी आपको रिकमेंडेशन देने हो या फिर आपको अपने कोई भी डाउट्स क्लियर करने हो
तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट जो है वो पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं, राइट। और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स को भी हमारे इस इनिशिएटिव या हमारे इस जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स और आपको कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है, उन्हें भी बताइए ताकि वो भी आपके साथ साथ इसका जो है लाभ उठा सके। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त तरीके से अपनी जो तैयारी है वो जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।